कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जिन्हें हर बात में कहीं ना कहीं से लड़ाई करने का बहाना ढूंढना ही होता है। अब ऐसे ही लोगों में से एक है रश्मि की देवरानी शालिनी, जिसे बिना बात के लड़ना बहुत पसंद है। अब उसके मायके में तो किसी तरह उसकी ये आदत घर वालों ने जैसे तैसे बर्दाश्त कर ली, लेकिन ससुराल में जेठानी जी थोड़ी ना उसकी ये आदत बर्दाश्त करेगी। तो चलिए देखते हैं, क्या शालिनी अपनी ये आदत ससुराल में भी सुधारेगी या उसकी जेठानी उसकी टेढ़ी दुम को सीधा कर देगी। ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें अभी बोला था ना कि नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे बनेंगे, तो तुमने इन उबले हुए आलूओं से ये सब्जी क्यों बना दी? घर में क्या सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी? मेरा आलू की सब्जी बनाने का मन किया तो मैंने बना दी। बना दी कि अम्मा, लेकिन इस आलू की सब्जी खाएगा कौन? पता है ना, संडे वाले दिन कोई घर में रोटी सब्जी नहीं खाता। दिन में सबके लिए छोले भिगोए हुए हैं क्योंकि सबका आज छोले भटूरे खाने का मन था, और नाश्ते में सबको आलू के पराठे खाने थे। तो महारानी, आलू की सब्जी क्यों बना दी? अरे बना भी दी तो उसमें इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है? एक दिन आलू के पराठे की बजाय सब्जी पूरी खाएंगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। मैं अभी मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ पूछ लो। शालिनी पूरी अकड़ में अपनी सासू माँ के पास जाती है। अरे क्या हो गया शालिनी बहू, इतना गुस्से में यहाँ पर क्यों आ रही है? मम्मी जी, आज मैंने नाश्ते में आलू के पराठे की जगह पूरी सब्जी बना ली तो दीदी मुझे सुना रही है। अब आप ही बताओ, अगर मेरा सब्जी पूरी बनाने का मन था तो क्या मैं वो नहीं बना सकती? अरे बेटा, बना सकती क्यों नहीं, बना सकती हो, लेकिन सिर्फ अपने लिए, क्योंकि हम सब में से तो कोई पूरी सब्जी खाने वाला नहीं है। हमारा प्रोग्राम तो पहले से ही पिक्चर दिखाएंगे तो आलू पराठे के ही। हाँ चाची, आलू के पराठे में जो टेस्ट है ना, वो पूरी सब्जी में बिल्कुल नहीं है। और मुझे तो पूरी सब्जी अच्छी ही नहीं लगती। पता नहीं आपने सबके लिए पूरी सब्जी क्यों बना दी। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे आलू का पराठा ही खाना है। तभी उसके ससुर जी सुरेश भी वहां पर आते हैं। अरे भाई, आलू का पराठा तो मुझे भी खाना है, लेकिन क्या बात है, घर में आज आलू के पराठों की खुशबू नहीं आ रही। अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? नाश्ता बनेगा कहाँ से पापा जी? जो आलू मैंने पराठे बनाने के लिए उबाले थे, उन आलू में से इसने सब्जी बना दी। अब संडे को हमारे घर में कोई सब्जी खाता नहीं, और वो भी सुबह के समय। अब क्या करूं मैं उस सब्जी का? शालिनी बेटा, अगर तेरा पूरी सब्जी खाने का मन था तो तुझे सिर्फ अपने लिए बनाना चाहिए ना। अब मुझे नहीं पता तुम दोनों उस सब्जी का क्या करोगी, लेकिन हम सबके लिए तो आलू के पराठे बनाकर ले आओ। जी मम्मी जी। अब तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी सबकी शक्ल क्यों देख रही हो? चलो किचन में मेरे साथ। रश्मि शालिनी के साथ किचन में आती है। कुछ ज्यादा ही नहीं चिल्ला रही थी आप मुझे सबके सामने? जब चिल्लाने वाली हरकत करोगी ना तो चिल्लाऊंगी ही। तुम्हारी आरती तो उतारूंगी नहीं। चलो जल्दी से दोबारा आलू उबालने के लिए रखो और मुझे आटा गूंथ कर दो। अरे मैं क्यों करूं? पराठे बनाने का मन आपका है ना, सबके लिए तो आप करो। मैंने तो सब खुद ही किया था, लेकिन मेरे उबाले हुए आलू से तुमने सब्जी बना दी और गूथे हुए आटे में तेल और अजवाइन मिला दी। यहाँ किसी को अजवाइन वाले आलू के पराठे पसंद नहीं है। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से मदद करो मेरी। अब खुद काम का रायता फैलाओगे तो उसे समेटना तो पड़ेगा ही। लेकिन शालिनी को ऐसा करते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था। अब बाकी सबसे तो वो बेमतलब से लड़कर उन पर हमेशा अपना गुस्सा उतार देती थी, लेकिन जिठानी ऐसी हाजिर जवाब कि उसे अपने सामने कुछ बोलने ही ना दे, जिससे देवरानी का पारा अंदर ही अंदर हाई हुए जा रहा था। आजकल कुछ ज्यादा ही हुक्म चला रही है ये मुझ पर, इसे तो मैं देख लूंगी। अगले दिन बस थोड़े से कपड़े और बचे हैं, इन्हें सुखाकर ही नीचे चली जाऊंगी। बार बार कौन ऊपर नीचे चक्कर लगाए। रश्मि बहू। अरे अब माँ जी को क्या हो गया? आई माँ जी। रश्मि तो अपनी सासू माँ के बुलाने पर नीचे गई और इतनी देर में शालिनी ने वॉशिंग मशीन में कलर मिला दिया। अब आएगा ना मजा? कल बहुत चिल्ला रही थी ना सबके सामने मुझे। अब आएगा मजा जब माँ जी की ये सफेद साड़ी गुलाबी हो जाएगी। सबके सामने जब मम्मी जी लेक्चर देंगी ना इनको, तब सुकून मिलेगा मुझे। शालिनी की वजह से मशीन का पूरा पानी गुलाबी हो जाता है। थोड़ी देर बाद रश्मि छत पर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी जी की ये साड़ी गुलाबी कैसे हो गई? इन कपड़ों में तो ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जिससे कलर निकलता हो।
फिर आखिर कलर छोड़ा किस चीज ने? तभी रश्मि की नजर वॉशिंग मशीन के नीचे पड़ी कलर की एक डिब्बे पर। अच्छा, तो ये बात है। इस शालिनी की बच्ची ने मुझे मम्मी जी से सुनवाने के लिए ये हरकत की है। कोई बात नहीं, देखती हूँ आगे और क्या क्या करती है ये। रश्मि नीचे जाती है शाम के समय। अरे मुझे तो अपनी सफेद वाली साड़ी सत्संग में पहन कर जानी है। लगता है अभी तक ऊपर ही सूख रही है। मैं जाकर उतार कर ले आती हूँ। अपनी साड़ी उतारने के लिए शन्नो ऊपर जा रही थी कि तभी शालिनी की नजर उस पर पड़ती है। लगता है मम्मी जी ऊपर साड़ी उतारने के लिए जा रही हैं, लेकिन उनमें से उनकी साड़ी कौन सी है ये तो मुझे ही उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि खुद तो पता नहीं चलेगा। चल शालिनी, जल्दी से काम पर लग जा। शालिनी भी अपनी सास के पीछे पीछे छत पर जाती है। अरे यहाँ पर तो मेरी सफेद वाली साड़ी ही नहीं है। बहू ने मेरी साड़ी धोई नहीं है क्या? अरे मम्मी जी, आप छत पर? हाँ बेटा, वो मैं अपनी सफेद वाली साड़ी लेने आई थी ऊपर, लेकिन यहाँ पर मुझे साड़ी नहीं दिख रही। आपकी सफेद वाली साड़ी तो मुझे भी नहीं दिख रही, लेकिन दीदी उसे धोने के लिए लेकर तो आई थी। शायद दूसरे वाले तार पर सूख रही होगी, मैं देखती हूँ। शालिनी जानबूझकर साड़ी ढूंढने की एक्टिंग करती है और थोड़ी देर बाद वही गुलाबी साड़ी पकड़कर कहती है, अरे मम्मी जी, इस गुलाबी वाली साड़ी का बॉर्डर तो बिल्कुल आपकी सफेद वाली साड़ी के जैसा है, और ऐसी साड़ी तो हमारे घर में किसी के पास है भी नहीं। कहीं ये गुलाबी साड़ी आपकी सफेद वाली साड़ी तो नहीं? ओह, लगता है दीदी ने इसे बाकी कपड़ों के साथ धो दिया और इस पर किसी कपड़े का रंग चढ़ गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? मुझे तो ये साड़ी सत्संग में पहनकर जानी थी। जरा दिखा तो ये साड़ी। मैं अभी रश्मि बहू को जाकर पूछती हूँ। अब आएगा मजा जिठानी जी। शन्नु वो साड़ी लेकर रश्मि के पास जाती है और शालिनी भी उसके पीछे पीछे रश्मि के कमरे में जाती है। अरे बहू, ये क्या किया तूने? कैसे कपड़े धोए बेटा कि मेरी पूरी की पूरी साड़ी गुलाबी कर दी? कपड़े ध्यान से धोने चाहिए था ना बेटा। अरे मम्मी जी, आप भूल गई क्या? आपकी साड़ी पर उस दिन वो डाई गिर गई थी और उसका दाग नहीं निकल रहा था। अब डाई का निशान निकलेगा नहीं तो पूरी की पूरी साड़ी खराब ही दिखेगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि साड़ी को गुलाबी कर देती हूँ, तो मैंने साड़ी को पिंक डाई से रंग दिया। अब कम से कम ये साड़ी आपके पहनने के तो काम आएगी, है ना शालिनी? हैं जी। ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया बेटा। मैं तो भूल ही गई थी, पिछली बार इस साड़ी पर डाई लग गई थी। चलो अच्छा है, आज मैं यही वाली साड़ी पहनकर सत्संग में चली जाती हूँ। वैसे गुलाबी रंग भी चलता है सत्संग में। अच्छा, मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। हाँ, तुम अपना काम करके आओ, जाओ जाओ। बढ़िया आई थी मुझे मम्मी जी से डांट पड़वाने। अब घर वालों से रश्मि को डांट पड़वाने का एक मौका तो शालिनी के हाथ से निकल जाता है, तो अब वो रश्मि को सबसे डांट पड़वाने के लिए नया आइडिया सोचती है। चलो आज खाना भी जल्दी बन गया। थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से जाओ जेठानी जी। शालिनी किचन के बाहर छिपकर रश्मि पर नजर ही रखे हुए थी कि कब वो किचन से बाहर निकले और कब शालिनी उसके बनाए हुए खाने को बिगाड़ सके। रश्मि सारा खाना तैयार करके आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। तभी शालिनी मौका देखकर किचन में जाती है। अब देखना जेठानी जी, आपके हाथ का ऐसा खाना खाकर सब कैसे आपको सुनाएंगी। उस दिन आलू पूरी के लिए बहुत सुनवाया था ना मुझे। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। ये गई दाल में चम्मच भर के मिर्च, सब्जी के अंदर 4 चम्मच भर के घी। इतना घी वाला खाना मम्मी जी देखेंगी तो दीदी की शामत तो आनी है। खाने में सारा झोल छपाटा करके शालिनी तो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन जब रश्मि टेबल पर खाना सर्व करती है तो उसे भी खाने में कुछ अजीब लगता है। ये आलू की सब्जी इतनी ज़्यादा ऑयली कैसे लग रही है? इसमें तो मैंने बहुत कम ऑयल डाला था। और दाल का कलर भी मुझे कुछ ज़्यादा ही लाल लग रहा है, लेकिन ऐसे कैसे? अरे बेटा, क्या सोचने लग गई? बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना परोस दे। अब जी पापा जी। दीदी, आपने खाना बनाने में इतनी मेहनत की तो सबको खाना मैं परोस देती हूँ, आप बैठ जाइए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्यारी देवरानी जी, मैं खुद कर लूँगी। रश्मि सबको खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सब खाना खाते हैं
अरे मम्मी, ये कैसी दाल बना दी आपने, इतनी मिर्च? पर खाकर मजा आ गया है। अरे है क्या कर रही है शालिनी बहू, इतने दिनों बाद आज इतनी अच्छी दाल खाई है। सच में दाल जब तक चटपटी ना बनी हो ना तब तक उसे खाने का मजा ही नहीं आता। अरे दाल तो अच्छी बनी है, लेकिन ये आलू की सब्जी, आहा, बहू गांव में ना हम बचपन में सब्जी के अंदर घी डालकर खाते थे। वही दिन याद दिला दिए तूने। सब्जी में घी का कितना अच्छा स्वाद आ रहा है। हाँ रश्मि, सच में आज खाना बहुत अच्छा बनाया है तुमने। ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था इनके बनाए हुए खाने में गड़बड़ कर दूंगी तो सब इन्हें सुनाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा सब इनकी तारीफों के पुल बांधने में लग गए। आई थी बड़ी मेरे बनाए हुए खाने को बिगाड़ने वाली। पहली बार मम्मी जी की साड़ी खराब करने के लिए तो मैंने इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इधर हम शरीफ क्या हुए, ये तो बदमाशी पर बदमाशी करने लगी। अब देखो शालिनी मैडम, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सबके खाना खाने के बाद, कहाँ चली शालिनी जी? अपने रूम में जा रही हूँ दीदी। क्यों, क्या हुआ? अरे अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो बर्तन भी धोने हैं। बर्तन? लेकिन आज दिन में सारे बर्तन मैंने ही तो धोए थे। अब बर्तन धोने की बारी आपकी है ना। देखो ना मम्मी जी, आजकल की लड़कियों को, इधर जेठानी ने सबके लिए खाना बना दिया, लेकिन देवरानी है कि बर्तन भी नहीं धो सकती। तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारी जेठानी तुम्हारे सामने काम करे और तुम आराम फरमाओ? बात तो बिल्कुल सही कही रश्मि तूने। अरे हमारे जमाने में तो जेठानियां हमसे ही काम करवाती थी, और हम भी ना अपनी जेठानी की बहुत इज्जत करते थे। उन्हें किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। लेकिन, अरे क्या लेकिन, वैसे भी मैं तुम्हारे आने से पहले इतने साल सब कुछ अकेले संभाल रही थी ना, तो अब मेरा भी तो हक बनता है कि मैं थोड़ा आराम करूं। जाओ जाकर सारे बर्तन धो दो। और हाँ, बर्तन ना अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोना, एकदम चमकने चाहिए बर्तन, शीशे की तरह। हाँ बेटा जा। वैसे भी आज शालिनी बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। खाना बनाकर वो भी तो थक गई होगी। ठीक है, धोती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि शन्नो देवी अपनी बहू रश्मि को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। हाँ, वो उसकी अच्छी बहू तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं शन्नो देवी भी ये जानती थी कि शालिनी जानबूझकर रश्मि के काम बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो भी अब रश्मि का साथ दे रही थी। शालिनी मुंह बनाकर किचन में जाती है और मजबूरी में उसे किचन में जमा बर्तनों का पहाड़ धोना ही पड़ता है। अगले दिन, अरे आज तो मुझे सबके लिए नाश्ता बनाना था, आप क्यों सबके लिए नाश्ता बना रही हो? क्योंकि आज मेरा सबके लिए नाश्ता बनाने का मन था, इसलिए मैं नाश्ता बनाने आ गई। और वैसे भी पापा जी कह रहे थे कि आज उनका मेरे हाथ के गोभी के पराठे खाने का मन है, तो आज नाश्ता मैं बनाऊंगी और घर की सफाई तुम कर दो। क्या? लेकिन घर की साफ सफाई आप करती हो ना। करती हो नहीं, करती थी। शुरू शुरू में तुम पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, इसलिए साफ सफाई का सारा काम मैं ही करती थी। लेकिन अब तुम भी पुरानी हो गई हो, तो आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी। आज से घर की सफाई हर रोज तुम ही करोगी। देखिए, मुझे पता है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रही हैं ताकि आपको काम ना करना पड़े। अच्छा, लेकिन मैं तो काम कर रही हूँ, सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ, और तुमसे बड़ी हूं तो हुक्म भी चला सकती हूँ। हैं? मेरा मन करे तो मैं घर का एक काम ना करूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी मदद कर रही हूं ना। तुम्हारे आने से पहले पूरे 10 साल घर को अकेले संभाला है। अनुज भैया का अपने छोटे भाई की तरह ध्यान रखा है। वो तो खुद कहते हैं, भाभी अब आप आराम करो, आपने बहुत काम कर लिया। शालिनी है ना घर संभालने के लिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चलो जाओ और चुपचाप घर की सफाई करो। अब मुंह बनाकर तो मुंह बनाकर शालिनी को घर की सफाई तो करनी पड़ती है। घर की पहली बार सफाई कर रही देवरानी जी को देखकर रश्मि को बहुत मजा आता है। बहुत लाड कर लिया मैंने इसका, लेकिन ये लाड के लायक है ही नहीं। अब देखती जा मैं तुझसे क्या क्या करवाती हूँ। इन्होंने तो मुझे घर की नौकरानी ही बनाकर रख दिया। कल रात को इतने सारे बर्तन धुलवाए और अब पूरे घर की सफाई। मम्मा, अरे जरा ठीक से हाथ चलाओ, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथों में जान ही नहीं है। अच्छे से साफ करो जरा। अरे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो मुझे? साफ करो जल्दी।
अब शालिनी अपनी जेठानी को कुछ कहना भी चाहे तो जेठानी उसकी सुनने वाली थोड़ी ना थी। ऐसे ही पूरे 1 महीने रश्मि शालिनी का बुरी तरह जीना हराम कर देती है। जिन कामों में वो पहले शालिनी की थोड़ी बहुत मदद करवा भी देती थी, अब तो वो भी करना छोड़ देती है 1 महीने के बाद। अच्छा सुनो शालिनी, आज मैं मम्मी जी के साथ मौसी जी के घर जा रही हूँ। शाम तक हम दोनों आ जाएंगे, तो तुम घर की साफ सफाई करके सारे कपड़े धो देना। और आज ना घर के सारे गंदे पर्दे और चादरें भी धो देना। और हाँ, सारे कपड़ों पर सूखने के बाद प्रेस कर देना। रात को आने में हमें थोड़ी देर हो जाएगी, तो खाना बनाकर रख देना। बस बहुत हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी। जब देखो तब मुझसे ही सारा काम करवाती रहती हो। लेकिन अब मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। जब इस घर का सारा काम मैं करती हूँ तो आप यहाँ पर करती क्या हो? आज से या तो इस घर में मैं रहूंगी या आप रहोगी। अच्छा जी। अच्छा जी। मम्मी जी, अब फैसला आपको करना है। आपकी छोटी बहू ही आपके घर को संभाल रही है, तो आप सोच लो आपके घर में अपनी छोटी बहू को आपको रखना है या बड़ी बहू को, क्योंकि अभी मैं इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। देख बेटा, मैं तो इस घर से किसी को निकालने वाली नहीं हूँ, और मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी बड़ी बहू तो मुझे छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। बाकी अगर किसी को जाना है तो मैं किसी को रोकूंगी नहीं। क्यों जी, ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक कहा शन्नू जी। ये घर तो हमारे दोनों बेटों का है। अब दोनों का घर पर बराबर हक है, तो हम तो किसी को घर से जाने के लिए नहीं कह रहे। लेकिन अगर अब कोई घर में नहीं रहना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा पापा जी। और मैं तो आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इतने सालों से ससुराल को संभाला है, ऐसे ही थोड़ी ना यहाँ से चली जाऊंगी। जिन लोगों को सबसे लड़ने की आदत है और दूसरों के काम को खराब करने की आदत है, हाँ, वो लोग ये बात कहाँ समझेंगे। लगता है इन्हें पता चल गया कि मैं ही पहले से इनके सारे काम खराब कर रही थी, और शायद इसी चक्कर में ये सब हुआ। मम्मी ठीक ही कहती थी, तेरी लड़ने की आदत किसी दिन बुरा फंसाएगी तुझे। इन लोगों की बातें सुनकर मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा कि अगर मैं यहाँ से चली भी गई तो ये मुझे रोकेंगे। इससे तो अच्छा यही है कि मैं चुपचाप अपने कमरे में चली जाऊँ और जेठानी जी के साथ सब कुछ ठीक करने लगूँ, वरना पता नहीं ये मेरा क्या हाल करेंगी। घर में कोई भी जब शालिनी की साइड नहीं लेता तो आखिर में उसे अपनी हार माननी ही पड़ती है। कहाँ हर बात पर पहले वो अपनी जिठानी को अकड़ दिखाकर बात बात पर लड़ती थी, लेकिन रश्मि और उसकी सास ने मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाया कि ना चाहते हुए भी शालिनी को अपनी टेढ़ी दुम को सीधा करना ही पड़ा। यार कामिनी, मेरे घर वाले शादी के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। तुम्हें शादी तो करनी है ना मुझसे? हाँ करनी है। मैंने कब कहा मुझे तुमसे शादी नहीं करनी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर बार बार ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? क्योंकि अब अपने घर वालों को संभाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। माँ हर तीसरे दिन यही बात लेकर बैठ जाती है कि मैं शादी कब करूँगा। अब तुम ही बताओ, आखिर कब तक टालूं मैं लोगों को? देखो विशाल, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। तुम जानती हो ना, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, और जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरे लिए भी तो अपना करियर उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। तुम्हारा एमबीए कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरी पढ़ाई तो अभी बाकी है ना। अरे बाबा, तो कर लो ना शादी। मैं कौन सा 6 महीने का बच्चा हूँ जो तुम्हारी किताबें फाड़ दूंगा। बैड जोक मार के तुम कूल नहीं लग रहे हो विशाल। थोड़ा समझदार बनो। ये स्कूल में पढ़ने वाले 16-17 साल के बच्चों की तरह इमैच्योर बिहेवियर करना बंद कर दो। अरे पापा, कुछ तो समझदारी दिखाओ। ऐसा एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले शादी के बारे में बात करना भी बचकाना लग रहा है मुझे। कुछ भी बचकाना नहीं है कामिनी। तुम बस एक बार शादी के लिए हाँ बोल दो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम्हारे सारे सपने पूरे करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे सपने मेरे सपने, आई प्रॉमिस यू। विशाल, अब ना तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ बाबा, तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तुम लड़कियां हमेशा हर लड़कों को ब्लेम करती हो ना कि हम नौकरी लगने के बाद लड़कियों को छोड़कर चले जाते हैं। देखो, मैं तो तुम्हारे सामने आया हूँ ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शादी कर लो मुझसे। और तुम हो कि नखरे दिखा रही हो। मैं नखरे नहीं दिखा रही हूँ विशाल। मैं बस तुमसे थोड़ा सा टाइम मांग रही हूँ ताकि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकूँ। मुझे भी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वाइफ अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपने सपने पूरे करे? मैं चाहता हूँ, मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ ना
कि मैं वादा करता हूँ तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अभी तो शादी के लिए मना मत करो प्लीज़। और जब हम दोनों साथ होंगे ना तो तुम देखना सब कुछ कितना आसान हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। विशाल के बार बार समझाने पर अंत में कामिनी हार मान लेती है और विशाल की शादी के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती। शादी के बाद अरे विशाल, तू तो बड़ी तारीफ करता था इस कामिनी की, बड़ी सुंदर है, संस्कारी है। यही संस्कार है इसका। क्या हो गया माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ कहा क्या कामिनी ने? अरे कहेगी क्या, दो पैसे की अकल तो है नहीं इसके अंदर। सुबह सुबह मैडम बैग चमकाते हुए किताब उठाकर चल देती है अपने कॉलेज की तरफ। सास ससुर की तरफ उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अरे और तो ये क्या करेगी हमारे लिए, एक कप चाय तो आज तक बनाकर इसने पिलाई नहीं। अरे माँ, आप ना बिना बात ही नाराज़ हो जाती हो। अभी नई नई शादी है, धीरे धीरे समझ जाएगी। और उसने आपका कोई काम करने से इनकार तो नहीं किया ना? ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, वो बना दिया करेगी आपके लिए चाय। आप ना टेंशन ना लो। कामिनी, माँ ना थोड़ी सी नाराज़ हो रही थी। मैं जानती हूँ विशाल, कोई इंसान नाराज़ हो तो उसका चेहरा ही बता देता है कि वो बात करना चाहता है या नहीं। मैं खुद देख रही हूँ, मुझे देखकर माँ जी की शक्ल पर 12 बजा रहता है। बताओ क्या हो गया, क्या समस्या है उन्हें मुझसे? अरे बाबा, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है। बात बस इतनी सी है कि माँ ये चाहती है कि तुम अब बहू बनकर हमारे घर आ गई हो, तो बहू वाली एक दो छोटी मोटी ड्यूटीज़ भी निभा लिया करो। अच्छा, और क्या होती है वो बहू वाली ड्यूटीज़, मुझे भी तो पता चले। अरे यही कि सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर में दीपक जला दिया करो, माँ बाबू जी के लिए चाय बना दिया करो। ये सब तो तुम जानती होगी ना, तुम्हारी भाभी भी तो ये सब करती होगी ना? हाँ विशाल, मेरी भाभी ये सब करती है, लेकिन मेरी भाभी एक हाउसवाइफ है। पूरा दिन घर में रहती है, घर को मैनेज करना, मम्मी पापा भैया सबका ध्यान रखना, यही उनका काम है। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे सुबह उठकर टाइम से अपने कॉलेज पहुँचना होता है। मुझसे ये सब उम्मीद करना तुम्हें ठीक लग रहा है क्या? अरे एक कप चाय बनाने में क्या जाता है? छोटी छोटी बातों के लिए क्यों तमाशा खड़ा करवाना है? कितनी देर लगती है एक कप चाय बनाने में, तुम ही बताओ। विशाल, तुम ठीक ही कह रहे हो, एक कप चाय बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन मैं इतना समझ गई हूँ कि ये सब चाय पर रुकने वाला नहीं है। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है विशाल, अगर तुम्हें लगता है कि एक कप चाय बनाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो मुझे एक कप चाय बनाकर देने में कोई दिक्कत नहीं है। माँ जी से कहना मैं कल से चाय बनाकर दे दिया करूँगी, वो नाराज़ ना हो। अगले दिन कामिनी चाय बनाकर अपनी सास के सामने ले जाती है। माँ जी, आपकी चाय बनाकर टेबल पर रख दी है मैंने, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे बहू, ये क्या तरीका होता है भाई? ऐसे सूखी सूखी चाय सास ससुर के सामने ला कर रखी जाती है क्या? थोड़ी देर पहले उठा करो बेटा, और चाय नाश्ता तो कम से कम बना ही दिया करो। बाकी तो पूरा दिन तुम्हारी सेवा सत्कार करने के लिए हम यहाँ है ही। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं कहीं घूमने तो नहीं जा रही हूँ ना। कॉलेज में मुझे समय से पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं सुबह थोड़ा जल्दी में होती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बहू, कोई दिक्कत नहीं। आज से शाम को कॉलेज से लौटने के बाद तुम आराम से रात का खाना बना दिया करना। रात में तो तुम्हें कोई जल्दी नहीं रहेगी ना। सास की बात सुनकर कामिनी उनकी बातों का इशारा बहुत अच्छी तरह समझ जाती है और अपना बैग उठाकर कॉलेज की तरफ निकल जाती है। शाम के समय कामिनी अपने कमरे में बैठकर अपने कॉलेज के नोट्स तैयार कर रही थी, तभी विशाल उसके कमरे में आता है। अरे यार, मम्मी ने तुमसे कुछ कहा था क्या? विशाल, तुम समझाओ ना मम्मी को। वो कह रही है कि मैं सुबह नाश्ता बनाकर जाया करूँ, शाम को आकर डिनर बनाया करूँ। यार, मुझे अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, पूरा टाइम किचन में दे दूंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? तुम भी ना कामिनी, छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा बना लेती हो, फिर खुद भी उस पर लग जाती हो और बाकी सबको भी परेशान करती हो। अरे यार, अभी कौन सा तुम्हारा एग्जाम है जो तुम अभी से इतना पढ़ाई पढ़ाई कर रही हो? एग्जाम में इतना टाइम है, आराम से कर लेना ना पढ़ाई। और कौन सा तुम छोटी बच्ची हो कि साल भर ए फॉर एप्पल पढ़ोगी और तुम्हें एप्पल लिखना आएगा? टाइम कितना लगता है खाना बनाने में? अभी नई नई शादी है, थोड़ा सा माँ को खुश कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तुमने वादा किया था ना विशाल कि तुम मेरी पढ़ाई ठीक से हो, इस बात का पूरा ख्याल रखोगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है।
घर का माहौल इतना नेगेटिव है कि मैं चाह कर भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। सुबह कॉलेज के लिए निकलने से लेकर शाम को थक कर कॉलेज से लौटने तक जब भी मैं तुम्हारी मम्मी का फेस देखती हूँ ना, उनकी शक्ल पर ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे कि मैं कहीं से मटर गश्ती करके वापस आ रही हूँ। अरे उन्होंने पूरा दिन घर में रहकर बहुत मेहनत मजदूरी करी है। इसी नेगेटिविटी से बचने के लिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया। और अब तुम इतने कूल बनने का नाटक कर रहे हो ना, जैसे कि तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो कामिनी, अभी मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम ओवर रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाती हो। अरे छोटी छोटी बातें हैं, इनको इतना बड़ा क्यों बना रही हो? और दुनिया की ऐसी कौन सी सास है जिसको एफर्ट करके बहू खुश करने की कोशिश नहीं करती? तुम भी थोड़ी कोशिश कर लोगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक बार ट्राई करके तो देख लो। कामिनी को समझ में आ गया था कि विशाल को मामले की सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है, या फिर वो ना समझने का झूठा नाटक कर रहा है। सुन बहू, विशाल के ना गांव में मौसी रहती है, उनके यहाँ शादी है। तुझे और विशाल को ही वहाँ जाना होगा। 2-3 दिन का समय तो लग ही जाएगा। मम्मी जी प्लीज़, मैं नहीं जा पाऊंगी। आप सब लोग चले जाइए, मैं अकेले मैनेज कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, महारानी को छूट चाहिए, इसलिए फट से अकेले रहने को तैयार हो गई। मैंने कहा ना तुम और विशाल ही शादी में जाओगे, मैं और तुम्हारे बाबूजी नहीं जा रहे हैं। बाबूजी की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, ऐसे में उन्हें गांव का माहौल सूट नहीं करेगा। माँ जी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, मैं इस समय अपनी क्लास मिस नहीं कर सकती। अगले महीने मेरे सेशनल एग्ज़ाम्स होंगे। प्लीज़ विशाल तुम कुछ बोलो ना। अरे कामिनी, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है ना। और देखो, मैंने भी तो पढ़ाई करी है, ऐसे किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होता। और 2-4 नंबर ऊपर नीचे आ भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। चलो पैकिंग कर लो, और कुछ खरीदना हो तो मुझे बता दो, हम लोग बाज़ार चलते हैं, चल कर ले आते हैं। कामिनी की कही हुई बातें जैसे घर में किसी को ना सुनाई दे रही थी ना समझ में आ रही थी। उसकी मर्जी के खिलाफ विशाल उसे शादी में लेकर पहुंच जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे और अब विशाल की माँ सुजाता का एक नया फरमान जारी हो गया था। देख बहू, लगभग साल भर होने जा रहा है तेरी शादी को। अब बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दे। अगर अभी नहीं हुआ ना तो बाद में सिर्फ डॉक्टरों के चक्कर ही काटने पड़ेंगे और कुछ नहीं। बड़े बुजुर्ग कभी भी बच्चों के बुरे के लिए नहीं कहते, इसलिए उनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। विशाल, अभी तक तो तुम्हारी मम्मी को घर के काम, खाना बनाना, इन्हीं सब चीज़ों से दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है। उन्हें मुझसे बच्चा चाहिए। तुम कुछ समझाते क्यों नहीं अपनी मम्मी को? मेरी तो कोई बात जैसे उन्हें समझ में ही नहीं आती। अरे कामिनी, तुम भी ना मम्मी की कही हुई हर बात को सिर्फ नेगेटिव वे में ले जाती हो। देखो, मम्मी हमारा बुरा तो चाहती नहीं, और तुम्हें पता है, मम्मी बस तुमसे इतना चाहती है कि तुम एक बार बच्चे के बारे में सीरियसली सोच लो। और बच्चों की चिंता करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मम्मी है ना, पूरी जिम्मेदारी मम्मी उठा लेगी। बस तुम्हें तो उनकी गोद में डिलीवर करके दे देना है बच्चा। विशाल की बातें सुनकर अब तो कामिनी का दिमाग घूमने लगा था। उसे अब अपने शादी के फैसले पर भी अफसोस होने लगा था। बहुत अपसेट हूँ मैं यार। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं सबको यही बोलती हूँ, मत करना शादी, एक बहुत बड़ा ट्रैप है ये। क्या बात होगी, तू तो विशाल से बहुत प्यार करती थी ना, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसी बातें ना करूँ तो क्या करूँ यार, तुझे पता भी है मेरे घर में क्या चल रहा है। विशाल की मम्मी अभी तक तो मुझसे खाना बनवाने और बहू की जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही कहती रहती थी, लेकिन अब उन्होंने एक नया नाटक शुरू कर दिया है। अब उन्हें मुझसे बच्चा भी चाहिए। अब तू बता, मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ या बच्चा पैदा करूँ? ये सारी बातें मैंने विशाल से शादी से पहले बहुत क्लियरली कहती थी, लेकिन उस समय तो विशाल सिर्फ यही कहता था, एक बार शादी हो जाए उसके बाद में सब कुछ मैनेज कर लेगा। अब देख ले, ऐसे मैनेज कर रहा है वो। अरे यार, तू भी ना बिना बात छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। ठीक है, तो कह रही है तेरी सास, बच्चा करने के लिए कह रही है, तो तू कर लेना बच्चा। देख, बड़े बूढ़ों की बात को ना इनकार नहीं करते। सहेली की बात सुनकर कामिनी वापस अपने घर आ जाती है। इस बात को कुछ दिन बीते थे कि कामिनी आकर अपनी सास को अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ सुना देती है। अरे बहू, आज तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि मेरा तो दिल कर रहा है बस सड़क पर जाकर नाचना शुरू कर दूं।
मुझे तो सोच सोच कर इतनी खुशी हो रही है कि मेरे घर भी नन्ना मुन्ना बाल गोपाल आएगा, छम छम करके मेरे आंगन में घूमेगा। हे राम, मैं खुशी से बावली ना हो जाओ कहीं। अरे मम्मी रुक जाओ, अभी कल ही नहीं आने वाला है आपका बाल गोपाल, 9 महीने का समय लगेगा। और हाँ, ऐसे ही नहीं दादी बनने का सुख मिलने वाला, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे तो मैं कौन सा मेहनत करने से पीछे हट रही हूँ। विशाल बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू, अब तुझे अपना खास ख्याल रखना है। और देखिए, काम वाम का टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दे तू। बस आराम से बिस्तर पर बैठकर अपनी पसंद की चीज़ खा, जो मन करे वो पहन, खूब खुश रह। तभी तो होने वाला बच्चा स्वस्थ और हट्टा कट्टा पैदा होगा। और विशाल, तू भी कान खोल कर सुन ले, अब से बहू कॉलेज अकेले नहीं जाएगी। तेरी जिम्मेदारी है, तू उसे कॉलेज छोड़ने भी जाएगा और शाम को ऑफिस का काम जल्दी निपटा कर इसको कॉलेज से लेकर भी आएगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठने से बाप बनने का सुख नहीं मिलता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। हाँ तो ठीक है ना, मैं कौन सा मेहनत करने से पीछे हटने वाला हूँ, मैं भी तैयार हूँ। अगले 1 महीने तक कामिनी की जमकर खातिरदारी की जाती है। उसकी पसंद का खाना उसे समय से बनकर तैयार मिलने लगता है। विशाल भी उसकी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रख रहा था। घर का माहौल इतना अच्छा था कि कामिनी भी इस समय बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन उसकी सहेली का फोन आता है। कामिनी, कैसा चल रहा है तेरा प्रेगनेंसी का नाटक? किसी को शक तो नहीं हो रहा ना तेरे ऊपर? अरे यार, तू ये क्या कह रही है? ये कोई मजाक करने का वक्त है? अरे यार, इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? बताना, तेरी सास और विशाल को शक तो नहीं हुआ ना कि तूने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर उनसे झूठ बोला है? सहेली की बात सुनकर कामिनी बिल्कुल सक पका जाती है और घबराकर फोन काट देती है, क्योंकि इस समय कामिनी ने गलती से फोन स्पीकर पर रख दिया था और विशाल सामने खड़ा होकर कामिनी और उसकी सहेली की सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये सब नाटक था तुम्हारा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना बड़ा मजाक करोगी हम लोगों के साथ। तुम्हें शर्म नहीं है हम सबकी फीलिंग्स के साथ खेलते हुए? विशाल गुस्से में अपनी माँ को वहीं बुला लेता है और कामिनी के झूठ के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है। कामिनी की झूठी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सुजाता का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आज तक तेरी 100 गलतियों को माफ किया मैंने। तेरे हाथ का बना कच्चा पक्का खाना खाया, यही सोचकर कि बच्ची है, आज नहीं तो कल समझ जाएगी। लेकिन ये जो तूने किया है ना, इसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके तूने अच्छा नहीं किया बहू। परिवार में बिल्कुल कोहराम मच गया था। सभी लोग मिलकर कामिनी को भला बुरा कह रहे थे। इसी समय अचानक कामिनी चकरा कर जमीन में गिर पड़ती है। ये लो, अभी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कम था कि ये महारानी अब बेहोश होने का नाटक भी करके दिखाएगी। माँ नाटक नहीं कर रही है, ये सच में बेहोश है। डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ेगा, इसे कुछ हो गया तो इसके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा मैं? विशाल घबरा जाता है और जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुला लेता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहते हैं, मिस्टर विशाल, चिंता की कोई बात नहीं, ये खतरे से बाहर है, बस कमजोरी या टेंशन की वजह से चक्कर आ गया था। कामिनी, तुम्हें तो पता होगा ना कि प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखना कितना ज़रूरी होता है। आगे से अपना खास ख्याल रखना। अरे डॉक्टर साहब, क्या कह रही हो आप? आपके कहने का मतलब क्या है? अरे प्रेग्नेंट नहीं है, ये प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही थी। देखा, आपको भी फंसा लिया ना अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में। अरे मैं कोई अंगूठा टेक हूँ क्या? ये मुझे कुछ कह देगी और मैं मान लूँगी? आपकी बहू वाकई प्रेग्नेंट है और इस समय आप सभी को इसका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर हिदायत देने की बात लौट गई। अरे ये सब क्या नया नाटक है? कभी तुम कहती हो मैं प्रेग्नेंट हूँ, कभी कहती हो नहीं हूँ। अरे चल क्या रहा है यहाँ पर? माँ जी, ये सच है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया, क्योंकि आप सभी लोग मुझ पर बच्चों के लिए दबाव बना रहे थे। इसीलिए मेरी सहेली ने मुझे सलाह दी कि मैं प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करूं, ताकि आप लोग लाड़ प्यार में मुझे घर के काम और बाकी चीज़ों का दबाव ना डालें, जिससे मुझे पढ़ाई करने का समय मिल जाए। मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे और इस समय मुझे पढ़ाई करने के लिए वक्त की सख्त ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने सहेली की बात को मान लिया और आप लोगों को अपनी प्रेगनेंसी की झूठी खबर सुना दी। लेकिन किस्मत को वाकई यही मंजूर था और आप लोगों को झूठी खबर सुनाने के बाद मुझे पता चला कि मैं वाकई प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा एग्ज़ाम के बाद मैं आप सभी को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी।
लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपने सच के बारे में बताती, मेरा भांडा फूट गया। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसी में सबकी भलाई छिपी थी। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। मुझे माफ़ कर दो कामिनी। वाकई शादी के बाद मैंने तुम्हारी पढ़ाई और हर इच्छा का गला ही घोंटा है, लेकिन अब मैं एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश करूँगा। झूठी प्रेगनेंसी के आड़ में बड़ी आसानी से कामिनी ने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ली थी और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स देने के बाद उसका एमबीए भी कंप्लीट हो चुका था। बच्चे के जन्म के बाद कामिनी ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी और इस बार उसे बच्चे के पालन पोषण और नौकरी के लिए परिवार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा था।